इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। हमारे जीवन में हम कई स्थितियों में गिनती यानी काउंटिंग करते हैं, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की गिनती, दिन, सप्ताह और महीनों की गिनती, चीजों की गिनती इत्यादि। जैसे ही हम गिनती करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इत्यादि संख्याएं हमारे सामने प्राकृतिक रूप से आने लगती है। इस कारण हम गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। चूंकि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, इसलिए 1 यह सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या आप बता सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी? विचार करें। गिनती कभी भी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब प्राकृत संख्याएं अनंत यानी इनफाइनाइट है। इस कारण सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पता नहीं की जा सकती। अगर किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ा जाता है, तो हमें उसकी ठीक अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कहलाती है परवर्ती यानी सक्सेसर। जैसे 3 का परवर्ती 4 और 4 का परवर्ती 5 होता है। लेकिन अगर किसी प्राकृत संख्या से 1 घटाया जाता है, तो उसकी ठीक पहले वाली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जो कहलाती है पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर। जैसे 3 का पूर्ववर्ती 2 और 2 का पूर्ववर्ती 1 होता है। क्या आप बता सकते हैं 1 का पूर्ववर्ती क्या होगा? सोचिए। आइए इसे ज्ञात करें। मान लीजिए पेड़ पर 5 पंछी है। खाने की खोज में एक एक कर कुछ पंछी जाने लगते हैं। ये बचे 4, ये 3, ये 2 और यह 1। अगर यह एक पंछी भी उड़ जाएगा तो कितने पंछी बचेंगे? कोई भी नहीं। इसे संख्या में व्यक्त किया जाता है 0 से। अब आप समझ ही गए होंगे कि प्राकृत संख्याओं की तरह 0 भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम प्राकृत संख्याओं में 0 को मिलाकर संख्याओं का एक समूह यानी कलेक्शन बनाते हैं, जिसे कहा जाता है पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। इस तरह से अब हम 1 का पूर्ववर्ती लिख सकते हैं 0। पूर्ण संख्याओं की समझ बनाने के लिए संख्या रेखा यानी नंबर लाइन एक उपयुक्त माध्यम है। संख्या रेखा एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन है, जिस पर संख्याएं समान अंतर यानी इक्वल डिस्टेंस पर दर्शाई जाती है। समान अंतर कहलाता है मात्रक दूरी या इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस। आमतौर पर संख्या रेखा को क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर बाएं से दाएं जाने पर संख्याओं का मान बढ़ता है, जबकि दाएं से बाएं जाने पर संख्याओं का मान छोटा होता जाता है। इस समझ से संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन संख्या रेखा पर आसानी से की जा सकती है। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा बनाने के लिए एक सरल रेखा खींचे और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित करें। इन बिंदुओं को 0, 1, 2, 3 इत्यादि नाम देकर हम पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा बना सकते हैं। इस तरह हमने सीखा पूर्ण संख्याएं क्या होती है और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करें। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे अच्छे से जानेंगे। हम कुछ उदाहरणों से सीखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती यानी सक्सेसर और पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर कैसे प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं का परवर्ती और पूर्ववर्ती लिखिए।
किसी संख्या में 1 मिलाकर उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह किसी संख्या से 1 घटाकर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से 1350 में 1 मिलाकर परवर्ती 1351 और 1 घटाकर पूर्ववर्ती 1349 प्राप्त होगी। इस तरह से 4,08,089 में 1 मिलाकर परवर्ती 4,08,090 और 1 घटाकर पूर्ववर्ती 4,08,088 प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर्स के बीच इनमें से उचित चिन्ह का प्रयोग करें और संख्या रेखा पर पहली संख्या दूसरी संख्या के किस दिशा में है यह भी व्यक्त करें। संख्या 6 संख्या 12 से छोटी है, इसलिए 6 संख्या रेखा पर 12 के बाईं ओर स्थित है। संख्या 70 संख्या 50 से बड़ी है। इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए बिंदुओं के बीच उचित दूरी रखनी होगी। यहाँ हम दूरी 10 मात्रक यानी यूनिट्स रखेंगे। इस प्रकार अब संख्या रेखा पर संख्याएं 70 और 50 व्यक्त की जा सकती है। संख्या रेखा से अब यह पता चलता है कि 70 संख्या 50 के दाईं ओर स्थित है। अगला उदाहरण, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों यानी पेयर्स के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता करने के लिए पहले हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं, फिर आने वाले हल से एक और घटाते हैं। ऐसा करने पर हम ज्ञात कर पाएंगे कि 2 और 5 के बीच में 2 पूर्ण संख्याएं हैं। इसी प्रकार 45 और 69 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता करने के लिए 69 ऋण 45 ऋण 1 का हल प्राप्त करेंगे। हल प्राप्त करने पर अब यह जाना जा सकता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच 23 पूर्ण संख्याएं हैं। क्या अब आप 352 और 689 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता कर सकते हैं? यह पता किया जा सकता है 689 ऋण 352 ऋण 1 के हल से, जो होगा 336, यानी इन दोनों के बीच 336 पूर्ण संख्याएं हैं। इन उदाहरणों से आज हमने पूर्ण संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है और इनके परवर्ती और पूर्ववर्ती कैसे प्राप्त किए जाते हैं यह सीखा। अगले वीडियो में हम पूर्ण संख्याओं से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? कई बार प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के समझ में उलझन के कारण शून्य को सबसे छोटी प्राकृत संख्या समझा जाता है। यह एक गलत समझ है। सही समझ है प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि यह एक पूर्ण संख्या है। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? प्राकृत संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन में शून्य मिलाकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह यानी कलेक्शन प्राप्त होता है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। कई बार यह गलत समझ होती है कि सभी पूर्ण संख्याएं भी प्राकृत संख्याएं होती है। यह गलत समझ है क्योंकि प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं आता। मिथ्या धारणा 3, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह कैसे पता किया जाता है? कई बार यह गलत समझ बन जाती है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाकर 2 पूर्ण संख्याओं के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं यह पता लगाया जा सकता है। 2 संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं यह पता करने के लिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या और 1 घटाना सही है, यानी कि
ऑप्शन 2 सही है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं। इन मिथ्या धारणाओं को दूर कर अब आपकी पूर्ण संख्याओं की समझ बन गई होगी। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में क्रम विनिमेय गुण। हमने यह पढ़ा है कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्रम विनिमेय गुण किसी संक्रिया को संख्याओं का क्रम बदलकर हल करने की सुविधा प्रदान करता है। आइए इसे विस्तार से समझें। चलिए संख्याओं को जोड़ने यानी एडिशन की बात करते हैं। जरा सोचिए, क्या हम पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? मान लीजिए हमने एक कागज लिया और उसकी बाईं तरफ 3 और दाईं तरफ 4 वृत्त यानी सर्कल बनाए। इस तरह से यहाँ कुल वृत्त हुए 3 धन 4 बराबर 7। अगर हम इस कागज को घुमाएं तो वृत्तों का क्रम बदलेगा। इससे बाईं तरफ 4 वृत्त और दाईं तरफ 3 वृत्त आएंगे। क्या क्रम बदलने से वृत्तों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, वृत्तों की कुल संख्या पहले जितनी ही है, यानी कि 7। योग का क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें बताता है कि जोड़ी जाने वाली संख्याओं का क्रम बदलने से परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि a धन b बराबर b धन a। इसलिए जब भी आपको संख्याओं का योग प्राप्त करना होगा तब आप इन्हें किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। परिणाम किसी भी क्रम में समान ही प्राप्त होगा। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी क्रम विनिमेय है? विचार करें। चलिए देखते हैं। एक बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जा सकता है, लेकिन क्रम बदले तो छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाकर एक पूर्ण संख्या प्राप्त करना संभव नहीं। इसलिए किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b का व्यवकलन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता, यानी कि a ऋण b बराबर नहीं है b ऋण a के। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। आइए बात करते हैं गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम 3 गेंदों की एक पंक्ति ऐसी 2 पंक्तियां बनाते हैं तो गेंदों की कुल संख्या 2 गुणा 3 की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है, जो होगी 6। लेकिन हम क्रम बदले और 2 गेंदों की एक पंक्ति ऐसी 3 पंक्तियां बनाए तो क्या हमें गेंदों की कुल संख्या पहले जितनी ही प्राप्त होगी? हाँ, 3 गुणा 2 भी 6 ही होते हैं। यानी कि हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का गुणन किसी भी क्रम में कर सकते हैं। हर बार हमें गुणफल यानी प्रोडक्ट समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a गुणा b बराबर है b गुणा a के। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है। विभाजन यानी डिवीजन की बात करें तो किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं a और b का विभाजन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता, यानी कि a विभाजित b और b विभाजित a बराबर नहीं होते। जैसे 4 विभाजित 2 बराबर 2 होता है, लेकिन 2 विभाजित 4 बराबर 1/2 होता है। इसलिए 4 विभाजित 2 को क्रम बदलकर यानी 2 विभाजित 4 नहीं लिखा जा सकता। इस तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन क्रम विनिमेय नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमेय है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमेय नहीं है। अगले वीडियो में हम इस गुण के कुछ उदाहरण देखेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के क्रम विनिमेय गुण के उदाहरण।
राजेश एक टोकरी में 3 सेब रखता है और फिर उसमें 2 संतरे रखता है। यदि राजेश टोकरी में पहले 2 संतरे रखता है और फिर उसमें 3 सेब रखता है, तो क्या इससे फलों की कुल संख्या अलग प्राप्त होगी? क्या यहाँ क्रम विनिमय गुण का पता चलता है? स्थिति 1, टोकरी में पहले 3 सेब और फिर 2 संतरे रखने पर फलों की कुल संख्या होगी सेब की संख्या धन संतरों की संख्या, यानी 3 धन 2 बराबर 5। स्थिति 2, टोकरी में पहले 2 संतरे और फिर उसमें 3 सेब रखने पर फलों की कुल संख्या होगी संतरों की संख्या धन सेब की संख्या, यानी 2 धन 3 बराबर 5। दोनों स्थितियों में टोकरी में 5 फल होंगे। इसका मतलब है कि 3 धन 2 बराबर 2 धन 3, या सेब की संख्या धन संतरों की संख्या बराबर संतरों की संख्या धन सेब की संख्या। इस उदाहरण से पूर्ण संख्याओं के योग का क्रम विनिमय गुण पता चलता है। अगला उदाहरण, यहाँ 2 अलमारियां हैं। पहली अलमारी में 5 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 3 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। दूसरी अलमारी में सिर्फ 3 पंक्तियां हैं, लेकिन हर एक पंक्ति में 5 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। क्या आप बता पाएंगे किस अलमारी में हम सबसे ज्यादा कप व्यवस्थित कर सकते हैं? पहली अलमारी में 5 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 3 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं, इसलिए आप कुल 5 गुना 3 कप व्यवस्थित कर पाएंगे। अब दूसरी अलमारी के बारे में विचार करें। यहाँ व्यवस्था थोड़ी अलग है। इसमें 3 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 5 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। इस तरह से कुल 3 गुना 5 कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। चूंकि पूर्ण संख्या का गुणन क्रम विनिमेय है, इसलिए चाहे हम 3 गुना 5 करें या 5 गुना 3, जवाब 15 ही आएगा। यानी कि दोनों अलमारियों में 15 ही कप व्यवस्थित किए जा सकते हैं। अगला उदाहरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चूंकि पूर्ण संख्याओं का योग क्रम विनिमेय है, इसलिए रिक्त स्थान पर 2 लिखा जाएगा। पूर्ण संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है, इसलिए रिक्त स्थान पर 7 लिखा जाएगा। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के क्रम विनिमय गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन के क्रम विनिमय गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1। कक्षा में शिक्षक ने सवाल पूछा, क्या 77 और 33 का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव है? इस पर सारा ने हाँ यह जवाब दिया, जबकि रोशन ने नहीं यह जवाब दिया। आपकी राय में कौन सही है? 77 ऋण 33 के बराबर 44 होता है। इस समझ के साथ यह धारणा बन जाती है कि 33 ऋण 77 भी 44 के बराबर ही है। इस धारणा के कारण पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का व्यवकलन भी क्रम विनिमेय है, यह समझा जाता है। इसी समझ के साथ सारा के जवाब को सही समझकर ऑप्शन 1 जवाब दिया जाता है। यह एक गलत जवाब है। सही समझ है कि 77 ऋण 33 का परिणाम 44 के बराबर तो होता है, लेकिन 33 ऋण 77 का परिणाम 44 के बराबर नहीं। यह एक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर ऋण 44 है। ऋणात्मक संख्या के बारे में हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। चूंकि 77 ऋण 33 और 33 ऋण 77 का परिणाम बराबर नहीं है, इसलिए 77 और 33 का व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। इस समझ से रोशन ने सही जवाब दिया है। मिथ्या धारणा 2। क्या 6 विभाजित 3 और 3 विभाजित 6 बराबर है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि योग यानी एडिशन और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की तरह ही विभाजन यानी डिवीजन भी क्रम विनिमेय है। इस समझ से हाँ यह गलत जवाब दिया जाता है।
सही जवाब प्राप्त करने के लिए हमें 6 विभाजित 3 और 3 विभाजित 6 के परिणामों की तुलना यानी कंपैरिजन करनी होगी। आइए पहले 6 विभाजित 3 का परिणाम प्राप्त करें। मान लीजिए आपके पास 6 नींबू है। अगर आप इनके 3 समान भाग बनाएंगे तो हर एक भाग में 2 नींबू आएंगे, यानी कि 6 विभाजित 3 का परिणाम 2 आएगा। अब आइए पता करें 3 विभाजित 6 का परिणाम क्या होगा। अगर आपके पास 3 नींबू है और इनके 6 भाग बनाने हैं तो क्या करना होगा, विचार करें। हर एक नींबू को आधे यानी हाफ से काटना होगा। ये बन गए 6 भाग। चूंकि यहाँ हर एक भाग में आधा यानी 1/2 नींबू है, इसलिए 3 विभाजित 6 का परिणाम है 1/2, यानी कि 0.5। दोनों के परिणामों की तुलना करने पर अब यह समझना आसान है कि 6 विभाजित 3 और 3 विभाजित 6 बराबर नहीं है। अब आइए समझे क्रम विनिमय गुण से संबंधित साधारण गलतियां। कई बार क्रम विनिमय गुण पता होता है, लेकिन इसका प्रयोग योग या गुणन की संक्रियाओं को आसान बनाने के लिए नहीं किया जाता। जैसे अगर 3 में 9 जोड़ना हो तो संख्याओं को दिए क्रम में ही जोड़ा जाता है। कई बार छोटी संख्या में बड़ी संख्या को जोड़ना कठिन होता है। क्रम बदलकर जोड़ने से परिणाम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 2 संख्याओं जैसे 3 और 9 का गुणन दिए क्रम में ही किया जाता है, जो कठिन लगने लगता है, जबकि क्रम बदलने से यह गुणन आसान बन जाता है। इसलिए व्यवहारिक रूप में क्रम विनिमय गुण की समझ होना जरूरी है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन के क्रम विनिमय गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वितरण या बंटन गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मान लीजिए प्रतिदिन आपके पापा आपको 3 रुपए देते हैं और माँ 2 रुपए, जिन्हें आप गुल्लक में जमा करते हो। क्या आप बता सकते हैं 5 दिन में आप कितनी धनराशि जमा कर पाओगे? इसे हल करने के 2 तरीके हैं। विधि 1, आप एक दिन की कुल राशि पता कीजिए, जो होगी 3 धन 2 रुपए। इस प्रकार 5 दिन में आप 5 गुणा 3 धन 2 रुपए इतनी धनराशि जमा कर पाओगे। इसका हल होगा 5 गुणा 5 यानी कि 25। विधि 2, एक तरीका यह भी है कि पहले आप 5 दिन में पापा से कितने रुपए मिलेंगे यह प्राप्त करें, फिर 5 दिन में माँ से कितने रुपए मिलेंगे यह प्राप्त करें, फिर दोनों धनराशियों को जोड़ें, यानी कि 5 गुणा 3 धन 5 गुणा 2 करें। इसका हल होगा 15 धन 10 यानी 25। क्या ये पहले हल के समान ही है? हाँ, तो क्या हम कह सकते हैं 5 गुणा 3 धन 2 बराबर है 5 गुणा 3 धन 5 गुणा 2 के? हाँ। इसका अर्थ क्या है? यहाँ 2 संख्याओं के योग को बांटा गया है, यानी कि योग पर गुणन का वितरण हुआ है। ठीक इसी तरह किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं a, b और c के लिए a गुणा b धन c का a गुणा b धन a गुणा c के रूप में वितरण किया जा सकता है। इसे योग पर गुणन का वितरण गुण यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। क्या व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन पर भी गुणन का वितरण किया जा सकता है? सोचिए। आइए इसे समझें। मान लीजिए प्रतिदिन आपके पापा आपको 3 रुपए तो देते हैं और आप उसमें से 2 रुपए प्रतिदिन खर्च करते हो, तो 5 दिन बाद आपके पास कितनी धनराशि जमा होगी? इसे भी हम 2 विधियों से हल कर सकते हैं। पहली 5 गुणा 3 ऋण 2 इस विधि से, जिससे 5 यह जवाब प्राप्त होता है, और दूसरी 5 गुणा 3 ऋण
5 गुणा 2 इस विधि से भी हमें 15 ऋण 10 यानी 5 ही जवाब प्राप्त होगा। इस तरह से 5 गुणा 3 ऋण 2 बराबर है 5 गुणा 3 ऋण 5 गुणा 2 के। यानी कि पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन पर भी गुणन का वितरण किया जा सकता है। यानी कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं a, b और c के लिए a गुणा b ऋण c का a गुणा b ऋण a गुणा c के रूप में वितरण किया जा सकता है। इसे व्यवकलन पर गुणन का वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन का वितरण या बंटन गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगले वीडियो में हम इस गुण के उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण के उदाहरण। सचिन के घर प्रतिदिन 1 लीटर दूध 35 रुपए के मूल्य से और बिस्कुट का एक पैकेट 15 रुपए के मूल्य से लाया जाता है। क्या आप पता कर सकते हैं 7 दिनों में इन मदों यानी आइटम्स पर कितना व्यय यानी एक्सपेंस होगा? विधि 1, इसे हल करने के लिए हम एक दिन का कुल व्यय प्राप्त करेंगे जो होगा 1 लीटर दूध का मूल्य धन बिस्कुट के एक पैकेट का मूल्य यानी कि ₹35 धन ₹15। अगर हमें एक दिन का कुल व्यय पता हो और 7 दिनों का प्राप्त करना हो तो क्या करना होगा? विचार करें। हमें एक दिन के कुल व्यय का यानी 35 धन 15 का 7 से गुना करना होगा। इसका सरल रूप होगा ₹7 गुना 50 यानी कि ₹350। विधि 2, पहले हम 7 दिनों में दूध पर कितना व्यय होगा यह पता करेंगे जो होगा ₹7 गुना 35। इसी तरह हम 7 दिनों में बिस्कुट के पैकेट पर कितना व्यय होगा यह पता करेंगे जो होगा ₹7 गुना 15। फिर हम इनको जोड़कर कुल व्यय प्राप्त करेंगे। कुल व्यय बराबर ₹7 गुना 35 धन 7 गुना 15 यानी कि ₹245 धन 105 जो होगा ₹350। इस तरह से दोनों विधियों से कुल व्यय समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से 7 गुना 35 धन 15 बराबर है 7 गुना 35 धन 7 गुना 15 के। यह योग पर गुणन का वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। अगला उदाहरण, हरीश के पिता की दैनिक आय 315 रुपए है। क्या आप पता कर सकते हैं कि उनकी वार्षिक आय क्या होगी? उदाहरण में यह दिया गया है कि हरीश के पिता की दैनिक आय 315 रुपए है। हमें यह पता करना है कि उनकी वार्षिक आय क्या होगी। इसके लिए हमें एक वर्ष में कितने दिन होते हैं यह पता करना चाहिए। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इस तरह से उनकी वार्षिक आय होगी ₹315 गुना 365। अगर हम देखें तो यह गुणन करना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ योग पर गुणन का वितरण गुण का प्रयोग कर इसे आसानी से हल किया जा सकता है। यानी कि 315 गुना 365 लिखा जा सकता है 315 गुना 300 धन 60 धन 5। यहाँ अगर योग पर गुणन का वितरण करना हो तो यह कैसे करेंगे? विचार करें। योग पर गुणन के वितरण से इसे हम ऐसे लिखेंगे। इसे हल करने पर हरीश के पिता की वार्षिक आय 1,14,975 रुपए प्राप्त होगी। अगला उदाहरण, वितरण गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से 5 गुना 78 का मान प्राप्त करें। 5 गुना 78 को हम 5 गुना 80 ऋण 2 लिख सकते हैं। व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण से यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन से इसे 5 गुना 80 ऋण 5 गुना 2 लिखा जा सकता है। इसे हल करने पर 400 ऋण 10
यानी कि 390 प्राप्त होगा। इस तरह से वितरण गुण के उपयोग से हल आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह से आज हमने देखे पूर्ण संख्याओं के योग और व्यवकलन पर गुणन के वितरण गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के गुणन के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, 2 गुना 188 के लिए सही पर्याय कौन सा है? वितरण का अर्थ कई बार अंकों को अलग करना समझा जाता है और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह संख्याओं को जोड़ने के स्थान पर गुना किया जाता है और इस तरह से ऑप्शन 2 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ से ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। कई बार कोष्टकों का प्रयोग निरर्थक समझकर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है और दी संक्रियाओं को ऑप्शन 4 की तरह व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत जवाब है। मिथ्या धारणा 2, 12 गुना 5 धन 7 का वितरण किस प्रकार किया जा सकता है? वितरण गुण का उपयोग करते समय कोष्टक के बाहर की संख्या से कोष्टक के अंदर लिखी संख्याओं का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इस समझ से ऑप्शन 2 यह सही जवाब दिया जाता है। वितरण गुण की समझ में उलझन के कारण कई बार बाहर की संख्या का अंदर लिखी संख्याओं से गुणा कर दिया जाता है, जो कि गलत है। इसी तरह योग पर गुणन का वितरण करते समय कोष्टक के अंदर संख्याओं के बीच योग का संकेत व्यक्त किया जाता है और गुणन का संकेत कोष्टक के बाहर व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत समझ है। मिथ्या धारणा 3, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 102 गुना 18 धन 102 गुना 32 के बराबर है? 102 गुना 18 धन 102 गुना 32 से 102 उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेते समय पहले कोष्टक के 102 के साथ दूसरे कोष्टक के 102 को जोड़ दिया जाता है। इस गलती से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही समझ है, उभयनिष्ठ संख्या को कोष्टक के बाहर लिखा जाता है और जिन संख्याओं के साथ उसका गुणन होता है उसे कोष्टक के अंदर जोड़ दिया जाता है। इस समझ से ऑप्शन 2 सही जवाब है। वितरण गुण के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। कई बार वितरण गुण की ठीक समझ नहीं होती या कई बार इसे मात्र एक सूत्र के रूप में याद कर लिया जाता है। इस कारण इसका उपयोग गुणन को आसान बनाने के लिए नहीं किया जाता। व्यवहारिक जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं जहां हम वितरण गुण के प्रयोग से गुणन बिना लिखे मन में ही कर सकते हैं, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण गुण है। इस तरह से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के गुणन के वितरण गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। इस वीडियो से हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में समवृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने यह पढ़ा है कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अगर पूर्ण संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन से आपको कोई 2 पूर्ण संख्याएं लेकर उनको जोड़ने को कहा जाए तो क्या आपको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी? विचार करें। हाँ, किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के अंतर्गत समवृद्ध यानी क्लोज्ड है। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन भी एक पूर्ण संख्या ही होती है? विचार करें। एक बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जाए तो हमें जरूर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। इस तरह से अगर a b से बड़ी संख्या होती है तो a ऋण b एक पूर्ण संख्या होती है।
लेकिन अगर हम कोशिश करें छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाने की, तो यह संभव नहीं। इसलिए अगर a b से बड़ी संख्या होती है, तो छोटी संख्या b ऋण बड़ी संख्या a एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को घटाकर हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। जब बात आती है दो पूर्ण संख्याओं के गुणन की, तो हर बार हमें एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का गुणन हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होती है। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह गुणन के अंतर्गत संवृत है। इसी तरह अगर बात करें दो पूर्ण संख्याओं के विभाजन की, तो हमें पूर्ण संख्या तभी प्राप्त होती है जब संख्या का पूरी तरह विभाजन होता हो। लेकिन कई बार विभाजन का परिणाम यानी रिजल्ट एक पूर्ण संख्या नहीं होती। जैसे दो रोटियों को 4 भागों में बांटेंगे तो हर एक भाग में आधी रोटी आएगी, यानी कि 2 विभाजित 4 का परिणाम 0.5 आएगा। 0.5 यह संख्या पूर्ण संख्याओं के संग्रह यानी कलेक्शन में नहीं है, इसलिए यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन हमेशा एक पूर्ण संख्या नहीं होती। इसलिए पूर्ण संख्याओं का संग्रह विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग और गुणन के अंतर्गत संवृत है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं है। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इस गुण को और अच्छे से जानेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर के संवृत गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी के उदाहरण। विपुल और मीना एक खेल खेल रहे हैं। पहले विपुल कोई भी दो पूर्ण संख्याएं बोलता है और उनका गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करता है। फिर मीना दो पूर्ण संख्याएं बोलती है और उनका गुणन करती है। जब भी किसी को गुणन का परिणाम एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, उसके अंकों में 1 से वृद्धि होती है। अगर पहली पारी विपुल की हो, तो क्या आप बता पाएंगे 5वीं पारी के अंत में किसके अंक ज्यादा होंगे? चूंकि पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत हैं, यानी कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a गुना b भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। इसलिए विपुल और मीना चाहे कोई भी दो पूर्ण संख्याएं ले, हर बार उनको एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे यहाँ विपुल ने पहली पारी में संख्याएं 2 और 3 ली और उनके गुणन का परिणाम 6 आया, इसलिए विपुल का अंक 1 से बढ़ गया। फिर मीना ने संख्याएं 3 और 4 बोली और इनका गुणन करने पर उसे 12 यह संख्या प्राप्त हुई, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसलिए मीना को भी 1 अंक मिलेगा। अब आती है विपुल की पारी। विपुल ने संख्याएं बोली 5 और 2। क्या इस बार भी विपुल को 1 अंक मिलेगा? विचार करें। आपने सही पहचाना। 5 और 2 का परिणाम है 10, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए उसे फिर से 1 अंक मिलेगा। इसके बाद मीना ने 2 संख्याएं बोली 2 और 1। इनका गुणन करने पर उसे परिणाम प्राप्त हुआ 2, जो कि एक पूर्ण संख्या है, इसलिए उसे फिर से 1 अंक मिलेगा। अब 5वीं पारी है विपुल की। विपुल ने संख्याएं ली 0 और 2। क्या अब भी विपुल को 1 अंक मिलेगा? सोचिए सोचिए। हाँ, आपने सही सोचा। 0 गुना 2 बराबर 0। चूंकि 0 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए विपुल को 1 और अंक मिलेगा। इसी के साथ विपुल के अंक हुए 3 और मीना के अंक हुए 2। इस तरह से सबसे ज्यादा अंक हुए विपुल के। अगला उदाहरण स्पष्ट करे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत है। आइए इसके लिए 3 उदाहरण लेते हैं।
तीनों उदाहरणों में दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा है और उनका परिणाम भी पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ है। इसी तरह से यदि हम किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं a और b को लेते हैं और उन्हें जोड़ते हैं तो उनका योग a धन b हमेशा एक पूर्ण संख्या ही होगा। इसलिए पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। अगला उदाहरण, पूर्ण संख्याएं 5 और 0 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस कथन को सत्यापित करें। विभाजन का अर्थ है समान रूप से बांटना। अगर आपके पास 0 चॉकलेट है जिन्हें आपको अपने 5 दोस्तों में समान रूप से बांटना है, तो आप अपने दोस्तों को कोई भी चॉकलेट नहीं दे पाओगे। यानी कि 0 का 5 से विभाजन एक पूर्ण संख्या 0 ही होगी। क्या 5 का 0 से विभाजन भी एक पूर्ण संख्या होगी? विचार करें। अगर आपके पास 5 चॉकलेट है जिन्हें आपको 0 दोस्तों में समान रूप से बांटना है, तो आप इन्हें कभी भी नहीं बांट पाओगे। यानी कि 5 का 0 से विभाजन का परिणाम आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए 5 का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी कि 5 विभाजित 0 का परिणाम एक पूर्ण संख्या नहीं कही जा सकती। इसलिए पूर्ण संख्याएं 5 और 0 विभाजन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण की मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। इस वीडियो में आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के समृद्ध गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी से संबंधित मिथ्या धारणाएं और इन्हें दूर करेंगे। मिथ्या धारणा 1। शिक्षक ने कक्षा में एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या पूर्ण संख्याएं 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध यानी क्लोज्ड है? इस पर मुकेश ने हाँ यह जवाब दिया और राहुल ने नहीं यह जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं किसने सही जवाब दिया? 7 ऋण 4 के बराबर 3 होता है। इस समझ के साथ यह धारणा बन जाती है कि 4 ऋण 7 भी 3 के बराबर ही है। चूंकि 7 और 4 की तरह ही 3 भी एक पूर्ण संख्या ही है, इसलिए 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है यह समझा जाता है और इस समझ से मुकेश का जवाब सही प्रतीत होता है, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ है कि 7 ऋण 4 का परिणाम 3 के बराबर तो होता है, लेकिन 4 ऋण 7 का परिणाम 3 के बराबर नहीं होता। परिणाम संख्या ऋण 3 होती है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि यह ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर है। इसलिए पूर्ण संख्याएं 7 और 4 व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। इस समझ से राहुल ने दिया जवाब सही है। ऋणात्मक संख्या के बारे में हम आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। मिथ्या धारणा 2। शिक्षक ने कक्षा में एक सवाल पूछा। सवाल था, क्या 6 और 0 विभाजन यानी डिवीजन के अंतर्गत समृद्ध है? इस पर निशा ने हाँ यह जवाब दिया और मनीष ने नहीं यह जवाब दिया। क्या आप बता सकते हैं किसने सही जवाब दिया? कई बार यह गलतफहमी होती है कि किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन 0 ही होता है, जो कि 0 भी एक पूर्ण संख्या है। इसलिए निशा ने शिक्षक के सवाल का हाँ यह जवाब दिया। इसी गलतफहमी के कारण दिए सवाल का जवाब ऑप्शन 1 दिया जाता है। सही समझ है 6 या किसी भी पूर्ण संख्या का 0 से विभाजन परिभाषित नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 सही जवाब है। इस वीडियो से आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के समृद्ध गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण। हमने पढ़ा है कि 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं
पूर्ण संख्याएं कहलाती है। साहचर्य गुण संख्याओं का समूह यानी ग्रुप बनाकर हल करना सिखाता है। आइए इसे विस्तार से समझें। चलिए पूर्ण संख्याओं के योग का साहचर्य गुण की बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ 5 फलियां हैं, 3 फलियां हैं और 2 फलियां हैं। अगर हमें कुल फलियां कितनी हैं यह ज्ञात करना है तो हम कौन सी संक्रिया करेंगे? हम इनका योग प्राप्त करेंगे यानी इन्हें जोड़ेंगे। इन्हें जोड़ने का एक तरीका है, पहले हम 5 और 3 का समूह बनाकर इनके योग के साथ 2 जोड़ेंगे, या फिर पहले 3 और 2 का समूह बनाकर प्राप्त होने वाले योग में 5 जोड़ेंगे। संख्याओं के चाहे हम कैसे भी समूह बनाएं, परिणाम यानी रिजल्ट समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C को किसी भी प्रकार समूह बनाकर जोड़ा जा सकता है। A धन B धन C बराबर A धन B धन C का परिणाम हर बार समान ही प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। अब आइए समझे पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन का साहचर्य गुण। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी साहचर्य है? विचार करें। अगर हम इस प्रकार समूह बनाते हैं तो पहले हम 5 से 3 घटाएंगे और फिर 2 को घटाएंगे। इससे जवाब 0 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार समूह बनाते हैं तो हमें जवाब 4 प्राप्त होगा। दोनों में परिणाम समान नहीं है। यही नहीं बल्कि किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C का किसी भी प्रकार समूह बनाकर व्यवकलन नहीं किया जा सकता। यानी कि A ऋण B ऋण C और A ऋण B ऋण C बराबर नहीं होते। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है। आइए अब बात करते हैं गुणन की। इस चित्र को देखिए। क्या आप सिर्फ गुणा की क्रिया से कितनी गोलियां हैं पता कर सकते हैं? एक पंक्ति की 2 गोलियां। इस तरह से 3 पंक्तियों में गोलियां 2 गुणा 3 होंगी और चूंकि 4 पैकेट है इसलिए गोलियों की कुल संख्या 2 गुणा 3 गुणा 4 है। इसे हल करने के लिए 2 और 3 का समूह बनाया जा सकता है या 3 और 4 का समूह बनाया जा सकता है। दोनों तरीकों से गोलियां 24 ही प्राप्त होंगी। इस तरह से किन्हीं भी 3 पूर्ण संख्याओं A, B और C का किसी भी प्रकार समूह बनाकर गुणा किया जा सकता है। A गुणा B गुणा C बराबर A गुणा B गुणा C का परिणाम हर बार समान ही प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन साहचर्य है। विभाजन की बात करें तो किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं का विभाजन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता। यानी कि पूर्ण संख्याएं A, B और C के लिए A विभाजित B विभाजित C A विभाजित B विभाजित C के बराबर नहीं है। इस तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन साहचर्य नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन साहचर्य है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन साहचर्य नहीं है। अगले वीडियो में हम इस गुण के कुछ उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण के उदाहरण। वन महोत्सव के दौरान आकाश ने 9 पेड़ लगाए, अजय ने 7 पेड़ लगाए और बबीता ने 3 पेड़ लगाए। क्या आप बता सकते हैं तीनों ने मिलकर कितने पेड़ लगाए? आकाश, अजय और बबीता ने कुल कितने पेड़ लगाए यह पता करने के लिए हमें 9, 7 और 3 को जोड़ना होगा। इसे 9 और 7 का समूह बनाकर हल किया जा सकता है, जिसका परिणाम होगा 19। चूंकि पूर्ण संख्याओं के लिए योग साहचर्य यानी एसोसिएटिव है, इसलिए हम 7 और 3 का समूह बनाकर भी इसे हल कर सकते हैं। इसका भी परिणाम 9 धन कोष्टक में 7 धन 3 बराबर 19 ही आएगा। क्या आप बता सकते हैं इनमें आसान विधि कौन सी है? विचार करें।
जैसे कि आप देख सकते हैं, कोष्टक में 9 धन 7 धन 3 की तुलना में 9 धन कोष्टक में 7 धन 3 को हल करना आसान है। इस तरह से साहचर्य गुण पूर्ण संख्याओं के योग को आसान बनाता है। दोनों विधियों से हमें आकाश, अजय और बबीता ने लगाए पेड़ों की कुल संख्या 19 प्राप्त होती है। अगला उदाहरण 17, 25 और 4 का गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। अगर हम संख्याओं को ध्यान से देखें तो यह पता चलता है कि 25 और 4 का गुणा आसानी से किया जा सकता है। इसलिए साहचर्य गुण के अंतर्गत हम संख्याओं का 17 गुना कोष्टक में 25 गुना 4 इस प्रकार समूह बना सकते हैं। इस प्रकार समूह बनाकर हल करना काफी आसान होगा। यहाँ 25 और 4 का गुणनफल होगा 100 और 17 और 100 बराबर 1700। अगला उदाहरण ज्ञात कीजिए 50 गुना 669 गुना 20। आपके लिए 50 गुना 669 गुना 20 को हल करना कठिन हो सकता है, लेकिन क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और साहचर्य गुण के उपयोग से इसे आसानी से हल किया जा सकता है। आइए इसे समझें। गुणन के क्रम विनिमेयता गुण के उपयोग से दी संख्याओं को क्रम बदलकर इस प्रकार लिखा जा सकता है और साहचर्य गुण के उपयोग से इस प्रकार समूह बनाया जा सकता है। 50 और 20 का गुणनफल 1000 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह 1000 और 669 का गुणनफल 6,69,000 भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इस वीडियो में हमने देखे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण के उदाहरण। अगले वीडियो में इस गुण से संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, साहचर्य गुण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स के लिए योग यानी एडिशन और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन साहचर्य यानी एसोसिएटिव है। इस समझ में उलझन के कारण साहचर्य गुण का प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है और 8 धन 4 गुना 2 को 8 धन 4 गुना 2 के बराबर मान लिया जाता है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। साहचर्य गुण की सही समझ न होने के कारण ऑप्शन 2 जैसी गलतियां भी की जाती है। पूर्ण संख्याओं का विभाजन साहचर्य नहीं है, लेकिन कई बार विभाजन की संक्रिया को आसान बनाने के लिए इस गुण का प्रयोग किया जाता है। इस गलत समझ से ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है। साहचर्य गुण के सही समझ से ऑप्शन 4 यह सही जवाब दिया जाता है। मिथ्या धारणा 2, किसी स्कूल में कुल 9 कमरे हैं और हर एक कमरे में 25 बेंच है। यदि हर एक बेंच पर 2 विद्यार्थी बैठे हो तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इस सवाल को रमेश ने 9 गुना 25 गुना 2 इस प्रकार हल किया और गगन ने 9 गुना 25 गुना 2 इस प्रकार हल किया। क्या आप बता सकते हैं किसे आसानी से हल प्राप्त हुआ होगा? साधारणतः साहचर्य गुण को निरर्थक समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है और गुणन को दिए क्रम में ही हल किया जाता है। दिए उदाहरण को 9 गुना 25 गुना 2 इस प्रकार हल करना कठिन है, क्योंकि पहले 9 गुना 25 करना होगा, फिर आने वाले परिणाम 225 के साथ 2 का गुणन करना होगा। चाहे बात हो 9 गुना 25 के गुणन की या 225 गुना 2 के गुणन की, दोनों ही कठिन हैं, लेकिन इसे आसानी से हल किया जा सकता है अगर गुणन के साहचर्य गुण का प्रयोग किया जाए। यानी कि पहले 25 और 2 का गुणन आसानी से किया जा सकता है, जिससे परिणाम 50 यह संख्या प्राप्त होगी। फिर 9 और 50 का गुणन करेंगे, जिसका परिणाम 450 आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए गगन को हल आसानी से प्राप्त हुआ होगा, रमेश को नहीं। आज हमने देखी पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में साहचर्य गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक क्या होते हैं। आपके जीवन में आपने कई बार गिनती यानी काउंटिंग तो की होगी, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों की गिनती, चीजों की गिनती, पेड़ पर पंछियों की गिनती इत्यादि। जैसे ही हम गिनती करना शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4 इत्यादि संख्याएं हमारे सामने अपने आप प्राकृतिक रूप से आती हैं। इस कारण हम गिनती गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। गिनती के लिए हम 1, 2, 3 इत्यादि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। सोचिए, गिनती करने के लिए कुछ भी न हो, जैसे कक्षा में विद्यार्थियों का न होना, गिनती के लिए कोई भी चीज न होना, पेड़ पर बैठे सभी पंछियों का उड़ जाना, तो इसे गणित में कैसे व्यक्त करेंगे? बिल्कुल सही सोचा आपने। ऐसी संख्या गणित में शून्य से व्यक्त की जाती है और इस तरह प्राकृत संख्याओं के साथ शून्य रखने पर हमें मिलता है पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का संग्रह यानी कलेक्शन। योग में शून्य का बड़ा ही महत्व है। अगर हम किसी संख्या को शून्य के साथ जोड़ते हैं, जैसे खाली कक्षा में 5 विद्यार्थियों का आना या खाली थाली में 4 लड्डू रखना, तो परिणाम वही पूर्ण संख्या होती है जो शून्य के साथ जोड़ी जाती है। इस कारण पूर्ण संख्याओं के योग के लिए शून्य कहलाता है योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। इसे हम तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक भी कहते हैं। ऐसा ही कुछ हमें गुणन की संक्रिया में भी देखने मिलता है। जब किसी पूर्ण संख्या का 1 के साथ गुणन किया जाता है, जैसे एक पंक्ति में 5 वर्ग यानी स्क्वायर होंगे, तो वर्गों की संख्या 1 और 5 के गुणन से प्राप्त की जा सकती है, जो होगी 5। यहाँ 4 टोकरियां हैं। अगर हर एक में एक फल रखा जाए तो फलों की संख्या होगी 1 गुना 4 यानी के 4। इसी तरह अगर चॉकलेट पर मूल्य ₹1 लिखा हो तो 15 चॉकलेट लेने पर 15 रुपए ही लगेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 गुना 15 बराबर 15 ही होता है। चूंकि किसी संख्या का 1 से गुणन करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए 1 कहलाता है गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। गुणन के लिए इसे हम तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट या तत्समक भी कहते हैं। इस तरह से आज हमने सीखा योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक क्या होते हैं। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक के उदाहरण। अगर एक बाल्टी में 15 लीटर पानी हो और दूसरी बाल्टी खाली हो, तो दोनों बाल्टियों में कुल कितना पानी होगा? उदाहरण में यह दिया गया है कि एक बाल्टी में 15 लीटर पानी है और दूसरी बाल्टी खाली है। दूसरी बाल्टी खाली है, इसका मतलब है कि दूसरी बाल्टी में 0 लीटर पानी है। दोनों बाल्टियों में पानी की कुल मात्रा पता करने के लिए हमें दोनों की मात्रा को मिलाना होगा, यानी कि 15 लीटर धन 0 लीटर का मान ज्ञात करना होगा। 0 एक योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए हम बताते हैं। यह इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या को 0 के साथ जोड़ने पर परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए पानी की कुल मात्रा होगी 15 लीटर। अगला उदाहरण,
पूनम प्रतिदिन एक कविता लिखती है। क्या आप पता कर सकते हैं 30 दिनों में वह कितनी कविताएं लिखेगी? पूनम प्रतिदिन एक कविता लिखती है, इसलिए 30 दिनों में वह 30 गुना 1 कविताएं लिखेगी। एक यह संख्या गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? चलिए हम बताते हैं। यह इसलिए क्योंकि किसी भी संख्या का 1 के साथ गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 30 गुना 1 बराबर 30, यानी कि पूनम 30 दिनों में 30 कविताएं लिखेगी। अगला उदाहरण 130 गुना 1 धन 120 धन 0 का परिणाम ज्ञात कीजिए। इसे हल करने के लिए हमें गुणनात्मक तत्समक और योज्य तत्समक की समझ होना अनिवार्य है। संख्या 130 का 1 के साथ गुना करने पर जवाब स्वयं वही पूर्ण संख्या यानी 130 प्राप्त होती है। इसी तरह 120 का 0 के साथ जोड़े जाने पर स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। 130 धन 120 बराबर 250, यानी कि दिए उदाहरण का हल है 250। गुणनात्मक तत्समक और योज्य तत्समक की समझ से ऐसे उदाहरण आसानी से हल किए जा सकते हैं। अगला उदाहरण दी व्यवस्था को गुणन में कैसे व्यक्त करेंगे? यहाँ वर्गों की कुछ पंक्तियां हैं। गुणन के रूप में व्यक्त करते समय हम पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं, फिर हर एक पंक्ति में कितने वर्ग है यह लिखते हैं। जैसे यहाँ पंक्तियां हैं 6 और हर एक पंक्ति में वर्ग है 1, इसलिए गुणन में इसे व्यक्त करेंगे 6 गुना 1 से। ध्यान रहे, गुणन के क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के उपयोग से 6 गुना 1 को ही हम 1 गुना 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसे व्यक्त किया जाएगा एक पंक्ति में 6 वर्ग बनाकर। ध्यान रहे, 1 यह संख्या गुणनात्मक तत्समक है, इसलिए चाहे हम 6 गुना 1 लिखे या 1 गुना 6, परिणाम 6 ही आएगा। इस वीडियो में आज हमने देखे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1, योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी संख्या के साथ 1 जोड़ने पर संख्या समान रहेगी, यह गलत समझ है। संख्या के साथ 1 जोड़ने पर उसका मान 1 से बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। इसी तरह किसी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो संख्या समान रहेगी, यह कथन व्यक्त करता है गुणनात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए ऑप्शन 2 भी दिए सवाल का जवाब नहीं है। कई बार योज्य तत्समक के लिए ऑप्शन 3, यदि आप किसी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो परिणाम 0 होगा, यह सही समझा जाता है, लेकिन यह भी एक गलत समझ है। योज्य तत्समक की सही समझ है ऑप्शन 4, यदि आप किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो संख्या समान रहेगी, फिर चाहे 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाए या किसी संख्या में 0 मिलाया जाए, हर बार संख्या समान ही रहेगी। जैसे 5 धन 0 बराबर 5, 0 धन 3 बराबर 3। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित उदाहरण से गुणन का कौन सा गुण व्यक्त होता है? 1 गुना 53 बराबर 53। गुणनात्मक तत्समक की सही समझ न होने के कारण ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 ये गलत जवाब दिए जाते हैं। कई बार योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक की समझ में उलझन के चलते ऑप्शन 3 जवाब दिया जाता है, यह गलत जवाब है। सही समझ है किसी संख्या का गुणन 1 के साथ करने पर परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त होती है। यह गुणन का गुणनात्मक तत्समक गुण यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसलिए
ऑप्शन 4 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 3, 15 धन 0 बराबर 15। इस उदाहरण में 0 एक योज्य तत्समक है। क्या 15 ऋण 0 बराबर 15 में भी 0 एक योज्य तत्समक है? 15 में 0 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 0 एक योज्य तत्समक कहलाता है। अगर 15 ऋण 0 बराबर 15 इस उदाहरण की बात करें तो 15 से 0 घटाने पर भी परिणाम स्वयं वही संख्या प्राप्त हो रही है, इसलिए 15 ऋण 0 बराबर 15 में भी 0 एक योज्य तत्समक है, यह माना जाता है। इस समझ से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। सही समझ है कि योज्य तत्समक की समझ किसी भी संख्या के 0 के साथ योग से जुड़ी है, न कि व्यवकलन से। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2 नहीं। इस तरह से आज हमने देखी योज्य तत्समक और गुणनात्मक तत्समक गुण से संबंधित मिथ्या धारणाएं। इस वीडियो से आज हम सीखेंगे संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का योग यानी एडिशन, व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती जाती है। चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग कैसे व्यक्त किया जाता है। यहाँ देखिए, इस टोकरी में 5 फल है। अगर इनके साथ 2 और फल रखे जाएं तो कितने फल होंगे? इसे प्राप्त करने के लिए हमें 5 और 2 को जोड़ना होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। पहली संख्या है 5, इसलिए हम संख्या रेखा पर 5 से प्रारंभ करेंगे। चूंकि इसमें 2 जोड़ना है, इसलिए हम दाईं ओर 2 कदम 5 से 6 और 6 से 7 चलेंगे। कदम व्यक्त करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे, जिनका सिरा दाईं ओर होगा। अंतिम तीर का सिरा बिंदु 7 की तरफ इशारा करता है। इसी प्रकार 5 और 2 का योग 7 है, यानी 5 धन 2 बराबर 7। अब चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन कैसे व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए 5 फलों से अगर हम 2 फल निकाल लेते हैं तो कितने फल बचेंगे? इसे प्राप्त करने के लिए हमें 5 से 2 घटाना होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। पहली संख्या है 5, इसलिए हम संख्या रेखा पर 5 से प्रारंभ करेंगे। क्या आप बता पाएंगे अब हमें किस ओर चलना चाहिए? सोचिए। चूंकि इस संख्या से हमें 2 घटाना है, इसलिए हम बाईं ओर 2 कदम 5 से 4 और 4 से 3 चलेंगे। कदम व्यक्त करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे, जिनका सिरा बाईं ओर होगा। अंतिम तीर का सिरा बिंदु 3 की तरफ इशारा करता है, इसलिए 5 और 2 का व्यवकलन 3 है, यानी 5 ऋण 2 बराबर 3। अब चलिए जानते हैं संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का गुणन कैसे व्यक्त किया जाता है। यहाँ देखिए, इस टोकरी में 5 फल है। अगर इसके साथ इतने ही फलों की और 2 टोकरियां रखी जाती है तो कितने फल होंगे? इसे प्राप्त करने के लिए हमें 3 गुना 5 करना होगा। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। योग या व्यवकलन की तरह यहाँ हम 5 से प्रारंभ नहीं करेंगे, बल्कि 0 से प्रारंभ करेंगे। चूंकि 5 फल 3 बार दोहराए गए हैं, इसलिए हम 0 से प्रारंभ कर 5 मात्रक दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 3 कदम 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 चलेंगे। कदम व्यक्त करने के लिए तीरों का प्रयोग करेंगे, जिनका सिरा दाईं ओर होगा। अंतिम तीर का सिरा बिंदु 15 की तरफ इशारा करता है, इसलिए वह दी संख्याओं का गुणनफल यानी प्रोडक्ट है, यानी कि 3 गुना 5 बराबर 15। इस वीडियो में आज हमने सीखा संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग
व्यवकलन और गुणन की संक्रियाएं कैसे की जाती है। अगले वीडियो में हम इसके उदाहरण देखेंगे। आज हम देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के उदाहरण। टेबल पर 4 किताबें हैं। अगर उनके साथ 5 और किताबें रखी जाए तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? संख्या रेखा पर इसका हल ढूंढें। यहाँ हमें 4 को 5 के साथ मिलाना है। सबसे पहले संख्या रेखा बनाएं और 0 से 15 तक की संख्याएं व्यक्त करें। आप संख्या रेखा पर कितनी भी संख्याएं व्यक्त कर सकते हैं। पहली संख्या 4 है, इसलिए हम संख्या रेखा पर 4 का पता लगाएंगे। चूंकि हमें इसमें 5 जोड़ना है, इसलिए हम 4 की दाईं ओर इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 5 कदम चलेंगे। कदम व्यक्त करने के लिए दाईं ओर इशारा करने वाले तीरों का उपयोग करेंगे। चूंकि अंतिम तीर का सिरा 9 की ओर इशारा करता है, इसलिए 4 और 5 के योग का परिणाम है 9, यानी कि टेबल पर अब 9 किताबें हैं। उदाहरण, पवन के पास 7 पेंसिल थी। उसने चंदा को 4 पेंसिल दी। अब उसके पास कितनी पेंसिल है? संख्या रेखा पर इसका हल ढूंढें। शुरुआत में पवन के पास 7 पेंसिल थी, जिसमें से उसने 4 पेंसिल चंदा को दी। शेष पेंसिल की संख्या 7 से 4 घटाकर प्राप्त की जा सकती है। आइए इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करें। एक संख्या रेखा बनाएं और उस पर 7 से अधिक संख्याओं को दर्शाएं। पहली संख्या 7 है, इसलिए संख्या रेखा पर 7 का पता लगाएं। दूसरी संख्या 4 है, इसलिए 7 से शुरुआत कर बाईं ओर इकाई दूरी के 4 कदम चले। ध्यान दें कि घटाने के लिए हम बाईं ओर चलते हैं और जोड़ने के लिए दाईं ओर। 4 कदम चलने के बाद हम संख्या 3 पर पहुंचते हैं। यह 7 ऋण 4 का जवाब है, इसलिए पवन के पास 3 पेंसिलें शेष हैं। उदाहरण, माँ ने अपने हर एक बच्चे अंकिता, सविता और निशा को 4 रुपए दिए। क्या आप बता सकते हैं माँ ने बच्चों को कुल कितने रुपए दिए? संख्या रेखा पर इसका हल ढूंढें। दिए उदाहरण में बच्चों की कुल संख्या 3 है और प्रत्येक को 4 रुपए मिलते हैं, इसलिए कुल धनराशि 3 गुना 4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए संख्या रेखा पर 3 गुना 4 इस गुणन का हल ढूंढें। संख्या रेखा पर गुणन व्यक्त करने के लिए हमेशा 0 से प्रारंभ किया जाता है। गुणन की पहली संख्या हमें बताती है कितने कदम चलने हैं और दूसरी संख्या बताती है कि प्रत्येक कदम के लिए कितनी दूरी रखनी है। यहाँ हमें प्रत्येक कदम 4 इकाई दूरी का चलना है, इसलिए 3 गुना 4 को व्यक्त करने के लिए 0 से प्रारंभ कर दाईं ओर 4 इकाई दूरी के 3 कदम चलेंगे। अंतिम कदम हमें संख्या 12 पर पहुंचाता है। यह 3 गुना 4 का हल है। इस तरह से माँ ने अपने बच्चों को कुल 12 रुपए दिए। इस वीडियो में हमने देखे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। मिथ्या धारणा 1 धन 4 संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का योग करते समय कई बार 0 से प्रारंभ किया जाता है। यह एक गलत समझ है। इस समझ के साथ ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। इसी तरह 1 और 4 का योग 1 और 4 के बीच तीर बनाकर भी व्यक्त किया जाता है। यह भी गलत समझ है। सही समझ है 1 और 4 का योग संख्या रेखा पर व्यक्त करते समय
पहली संख्या से प्रारंभ कर इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 4 कदम दाईं ओर बढ़ाए जाते हैं, जिससे परिणाम 5 प्राप्त होता है। इस समझ से ऑप्शन 3 यह सही जवाब है। धारणा 2, 6 ऋण 4 संख्या रेखा पर किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन व्यक्त करते समय कई बार 6 ऋण 4 के लिए 6 से 5 और 5 से 4 तक तीर बनाए जाते हैं। इस गलत समझ के साथ ऑप्शन 1 यह जवाब दिया जाता है। इसी तरह 6 ऋण 4 का व्यवकलन 6 से 4 तक एक ही तीर बनाया जाता है। यह भी गलत समझ है। सही समझ है 6 ऋण 4 का व्यवकलन करते समय 6 से प्रारंभ कर इकाई दूरी यानी यूनिट डिस्टेंस के 4 कदम बाईं ओर बढ़ाए जाते हैं। 4 कदम चलने के बाद हम संख्या 2 पर पहुंचते हैं। यह 6 ऋण 4 का जवाब है। धारणा 3, 3 गुणा 2 संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त करेंगे? कई बार संख्या रेखा पर गुणन व्यक्त करते समय पहली संख्या 3 से प्रारंभ किया जाता है और इकाई दूरी के 2 कदम दाईं ओर बढ़ाए जाते हैं। यह गलत समझ है। गुणन करते समय 0 से प्रारंभ करना सही समझ है। गुणन में पहली संख्या हमें बताती है कितने कदम चलना है और दूसरी संख्या बताती है कि प्रत्येक कदम के लिए कितनी दूरी रखनी है। इसलिए संख्या रेखा पर 0 से शुरुआत कर 2 इकाई दूरी के 3 कदम चलेंगे। इस समझ से हमें सही जवाब ऑप्शन 2 प्राप्त होगा। कई बार इस सही समझ में उलझन के कारण 2 इकाई दूरी के 3 कदम चलने के स्थान पर 3 इकाई दूरी के 2 कदम चले जाते हैं। हालांकि इससे जवाब तो सही प्राप्त होता है, लेकिन यह एक गलत समझ है क्योंकि यह 2 गुणा 3 दर्शाता है, जबकि हमें 3 गुणा 2 दर्शाना है और इसलिए ऑप्शन 3 भी गलत जवाब है। इस वीडियो से आज हमने देखी संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं पर होने वाली निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को क्रम में व्यवस्थित करना। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती हैं जब हमें किन्हीं भी 2 पूर्णांकों की तुलना यानी कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी दुकानदार को एक पेन बेचने पर 5 रुपए लाभ यानी प्रॉफिट होता है, लेकिन एक किताब बेचने पर 5 रुपए का नुकसान यानी लॉस होता है। आइए इन पूर्णांकों की तुलना करें। पूर्णांकों की तुलना करने के लिए संख्या रेखा एक उपयुक्त साधन है। आइए पूर्णांकों की संख्या रेखा बनाएं। सबसे पहले एक रेखा खींचिए और उस पर समान अंतर पर बिंदु अंकित कीजिए। इनमें से किसी एक बिंदु को 0 से व्यक्त कीजिए। आप किसी भी बिंदु को 0 से व्यक्त कर सकते हैं। जिस बिंदु को 0 से व्यक्त किया जाता है उसके दाईं ओर 1, 2, 3 इत्यादि धनात्मक पूर्णांकों यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को व्यक्त किया जाता है। इन्हें धन चिन्ह यानी प्लस साइन के साथ यानी कि धन 1, धन 2, धन 3 इत्यादि से व्यक्त करना भी सही है। इसी तरह 0 के बाईं ओर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इत्यादि ऋणात्मक पूर्णांकों यानी नेगेटिव इंटीजर्स को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार से यह बन गई पूर्णांकों की संख्या रेखा। यहाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों की संख्या रेखा पर सभी धनात्मक पूर्णांक 0 के दाईं ओर होते हैं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक 0 के बाईं ओर। यह एक क्षैतिज संख्या रेखा यानी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है। इसी प्रकार से हम ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा यानी वर्टिकल नंबर लाइन भी बना सकते हैं। इस पर 0 से ऊपर धनात्मक पूर्णांक व्यक्त किए जाते हैं और 0 से नीचे ऋणात्मक पूर्णांक। इस वीडियो में हम क्षैतिज संख्या रेखा का ही प्रयोग करेंगे। अब अगर हमें संख्या रेखा पर धन 5 अंकित करना हो तो यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। आपने बिल्कुल सही सोचा।
चूंकि धन 5 एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए हम शून्य से दाईं ओर 5 कदम चलेंगे और धन 5 व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार ऋण 5 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए संख्या रेखा पर इसे व्यक्त करने के लिए शून्य से बाईं ओर 5 कदम चलेंगे और ऋण 5 व्यक्त करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम संख्या रेखा पर दाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है और अगर हम बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। इसी समझ के साथ हम कह सकते हैं कि धन 5 ऋण 5 के दाईं ओर स्थित है, इसलिए धन 5 ऋण 5 से बड़ी संख्या है। ध्यान दें कि तुलना के लिए प्रयोग किए चिन्ह का मुंह हमेशा बड़ी संख्या की तरफ होता है। कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना आवश्यक हो जाता है। जैसे किसी प्रतियोगिता में मीरा को धन 4 अंक प्राप्त हुए, रमन को धन 6 अंक प्राप्त हुए, समीर को ऋण 5 अंक प्राप्त हुए और अंकिता को ऋण 3 अंक प्राप्त हुए। अगर हमें पता करना है सबसे ज्यादा या सबसे कम अंक किसे प्राप्त हुए, तो इसके लिए हमें चारों के अंकों को किसी क्रम में व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए हम इनके अंकों की तुलना करेंगे। आइए पहले मीरा और रमन के अंकों की तुलना करें। चूंकि संख्या रेखा पर धन 4 धन 6 के बाईं ओर है, इसलिए धन 4 धन 6 से छोटा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि धन 6 धन 4 के दाईं ओर है, इसलिए धन 6 धन 4 से बड़ा है। इसी तरह आइए समीर और अंकिता के अंकों की तुलना करें। ऋण 5 ऋण 3 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 5 ऋण 3 से छोटा है। या हम कह सकते हैं ऋण 3 ऋण 5 के दाईं तरफ है, इसलिए ऋण 3 ऋण 5 से बड़ा है। अब हम धन 4 और ऋण 3 की तुलना करेंगे। चूंकि धनात्मक पूर्णांकों का मान ऋणात्मक पूर्णांकों के मान से बड़ा होता है, इसलिए धन 4 ऋण 3 से बड़ा है। इसी के साथ हम दी संख्याओं को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं या आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। इसी के साथ यह बता पाना आसान है कि सबसे ज्यादा अंक रमन को और सबसे कम अंक समीर को प्राप्त हुए हैं। इस तरह से आज हमने सीखा संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण, पूर्णांकों की तुलना और पूर्णांकों को क्रम में व्यवस्थित करना। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित उदाहरण। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर निरूपित यानी रिप्रेजेंट कीजिए। किसी संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचिए और उस पर समान अंतर पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए। इनमें से किसी एक बिंदु को शून्य से व्यक्त कीजिए। आप किसी भी बिंदु को शून्य से व्यक्त कर सकते हैं। अब पहली संख्या है धन 3, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। संख्या रेखा पर पूर्णांक धन 3 निरूपित करने के लिए हम शून्य के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे और जिस बिंदु पर हम पहुंचेंगे उसे नाम देंगे धन 3। अगली संख्या है 5। क्या आप बता सकते हैं यह धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक पूर्णांक? सोचिए। आपने सही सोचा। धनात्मक पूर्णांक साधारणतः चिन्ह के बिना ही लिखे जाते हैं, इसलिए 5 एक धनात्मक पूर्णांक है। धन 3 की ही तरह संख्या रेखा पर संख्या 5 को निरूपित करने के लिए हम शून्य के दाईं ओर 5 कदम चलेंगे और अंतिम बिंदु को नाम देंगे 5 या धन 5। अगली संख्या है ऋण 6। यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए इसे व्यक्त करने के लिए शून्य के बाईं ओर 6 कदम चलेंगे और जिस बिंदु पर हम पहुंचेंगे उसे नाम देंगे ऋण 6। इस प्रकार हम संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं।
अगला उदाहरण, निम्नलिखित संख्याओं के बीच इन चिन्हों में से सही चिन्ह का प्रयोग करें। यहाँ हमें दी संख्याओं की तुलना यानी कंपैरिजन करनी है और तुलना के आधार पर संख्याओं के बीच इन चिन्हों का प्रयोग करना है। इसके लिए हम संख्या रेखा का उपयोग करेंगे। संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या किसी दूसरी संख्या के दाईं ओर हो तो वह बड़ी संख्या होती है, और अगर कोई संख्या दूसरी संख्या के बाईं तरफ हो तो वह छोटी संख्या होती है। आइए पहले 1 और ऋण 6 की तुलना करें। इसके लिए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। धनात्मक पूर्णांक 1 शून्य से दाईं ओर 1 कदम की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा और ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 6 शून्य से बाईं ओर 6 कदम की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 ऋण 6 के दाईं ओर है, इसलिए एक बड़ी संख्या है और ऋण 6 छोटी संख्या। ध्यान दें, चिन्ह का खुला मुंह हम बड़ी संख्या की तरफ रखते हैं। ठीक इसी तरह ऋण 5 और शून्य की तुलना करने के लिए आइए इन्हें संख्या रेखा पर व्यक्त करें। शून्य तो हमने पहले ही व्यक्त कर लिया है और ऋण 5 शून्य के बाईं ओर 5 कदमों की दूरी पर व्यक्त किया जाएगा। चूंकि ऋण 5 शून्य के बाईं तरफ है, इसलिए ऋण 5 छोटी संख्या है और शून्य बड़ी संख्या। इसी तरह ऋण 3 और ऋण 2 की तुलना करने के लिए हम ऋण 3 और ऋण 2 को संख्या रेखा पर व्यक्त करेंगे। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, ऋण 3 ऋण 2 के बाईं ओर है, इसलिए ऋण 3 ऋण 2 से छोटी संख्या है और ऋण 2 ऋण 3 से बड़ी संख्या है। आज हमने देखे पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं। नीचे दी हुई संख्या रेखा पर ऋण 5 का स्थान ज्ञात कीजिए। संख्या रेखा पर हर संख्या का एक निश्चित स्थान होता है। यहाँ संख्या 6 का स्थान व्यक्त किया गया है। इस स्थान के आधार पर ऋण 5 का स्थान ज्ञात किया जा सकता है। कई बार ऋणात्मक चिन्ह को नजरअंदाज कर ऋण 5 का स्थान धनात्मक पूर्णांक 6 के पहले व्यक्त किया जाता है। इस समझ से गलत जवाब ऑप्शन 1 प्राप्त होता है। ऋण 5 का सही स्थान प्राप्त करने के लिए हमें पहले शून्य का सही स्थान ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम 6 से बाईं ओर 6 कदम चलेंगे और इस प्रकार हमें शून्य का स्थान ज्ञात होगा। शून्य का स्थान पता होने पर अब ऋण 5 का स्थान ज्ञात करना आसान है। ऋण 5 ऋणात्मक संख्या होने के कारण इसका स्थान शून्य से बाईं ओर 5 कदम चलकर व्यक्त करेंगे। इस समझ से सही जवाब है ऑप्शन 2। मिथ्या धारणा 2, ऋण 4 और ऋण 3 में बड़ी संख्या कौन सी है? दो धनात्मक संख्याओं की या एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या की तुलना आसानी से की जा सकती है, लेकिन कई बार दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना करने में कठिनाई होती है। कई बार ऋण चिन्ह को नजरअंदाज कर ऋण 4 ऋण 3 से बड़ी संख्या है यह समझा जाता है और गलत जवाब ऑप्शन 1 दिया जाता है। संख्या रेखा पर अगर कोई संख्या दूसरी संख्या के दाईं तरफ होती है तो वह बड़ी संख्या होती है, इसलिए ऋण 3 ऋण 4 से बड़ी संख्या है। इस समझ से सही जवाब है ऑप्शन 2। आज हमने देखी पूर्णांकों के निम्नलिखित अवधारणाओं से संबंधित मिथ्या धारणाएं।